So today, first of all, we will cover up one minor topic we had missed earlier in the chapter of transfer of negotiable instrument, है ना? ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे कि किस तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर होता है। तो उसके दो मोड्स होते हैं आपका। एक होता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रांसफर होता है उसका दो मोड होता है। एक होता है नेगोशिएशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में कवर अप कर लिए थे पिछले क्लास के मतलब सेकंड लास्ट क्लास में। उसके अलावा एक और मोड होता है असाइनमेंट। तो ये जो असाइनमेंट होता है ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 130 से लेके 132 तक गवर्न करता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग का छूटा हुआ था कि नेगोशिएशन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है। असाइनमेंट उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन एग्जाम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में के सब्जेक्ट में आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेता है। नेगोशिएशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेगोशिएशन आपका मेनली किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 14 में, ठीक है। और नेगोशिएशन का तरीका क्या होता है तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। एक होता है मियर डिलीवरी और एक होता है बाय इंडोर्समेंट, है ना। एक होता है डिलीवरी और एक होता है इंडोर्समेंट। इन दो तरीके से हम कोई भी नेगोशिएशन करते हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। डिलीवरी जो है एसेंशियल है। अब कब मियर डिलीवरी कब करते हैं? तो जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मियर डिलीवरी होता है, और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपका इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आई होप ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने काफी इसको एम्फेसाइज करके इनिशियल क्लासेस में बताया है ना। इंडोर्समेंट कितने तरीके का होता है ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे कि टोटल देयर आर 7 काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, है ना। 7 तरीके का इंडोर्समेंट हम लोग देखे हुए थे सेकंड लास्ट क्लास में ही। तो ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें नेगोशिएशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको अभी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर करना है तो नेगोशिएबल ट्रांसफरेबिलिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि होता है अनलेस रेस्ट्रिक्टेड। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, अनलेस रेस्ट्रिक्टेड। अब वो ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है? तो ट्रांसफर वो दो तरीके से हो सकता है। एक नेगोशिएशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट क्या होता है ये पहले समझते हैं और फिर देखते हैं नेगोशिएशन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, राइट। तो देखो असाइनमेंट जो है ये इसमें जैसे मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो इसका आपको नेगोशिएशन करना है। तो नेगोशिएशन आप कैसे करेंगे? आप इंडोर्समेंट कर देंगे। मान लिया कि पेबल टू आपके पास कोई प्रॉमिसरी नोट है, कोई प्रॉमिसरी नोट है मान के चलो, जहां पे ए ने प्रॉमिस किया, ए जो है इस प्रॉमिसरी नोट को बनाता है और वो प्रॉमिस करता है आई प्रॉमिस बी टू पे 10K ऑन 1 जनवरी, है ना, 2025-26 जो भी। अब इसका नेगोशिएशन करना है तो इसका नेगोशिएशन आप कैसे कर सकते हैं? अगर ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अगर आगे लगा है कि आई प्रॉमिस टू पे टू बी और टू बियरर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बस इसका डिलीवरी कर देंगे। अगर आपको ए ने बी के फेवर में अगर ये बनाया है तो बी बस क्या कर देगा? बी जो है डिलीवरी कर देगा किसको? सी को। सी को वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दिया तो नेगोशिएशन हो गया। अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बी क्या करेगा वहां पे? बी वहां पे कर देगा पेबल टू सी, पेबल टू सी करके अपना साइन करके और डिलीवर कर देगा। तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी हो गया। तो इस तरीके से नेगोशिएशन होता है। तो मतलब अब इस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसके पास राइट है कि वो इसके अंदर जो भी सम है या अमाउंट है उसको क्लेम कर सकता है? तो वो है सी, क्योंकि उसको नेगोशिएट होके ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चला गया। अब ये तो प्रोसेस होता है नेगोशिएशन, ये तो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया है कि इस तरीके से आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक तरीका होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होता है? असाइनमेंट में आप जनरली जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देते हैं, आप अग्रीमेंट के थ्रू देते हैं। बाय अग्रीमेंट, आप अग्रीमेंट करके किसी को असाइन करते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास अगर कोई चेक है, कोई चेक है 10 लाख रुपए का,
और मुझे बी को वो चेक देना है, मतलब सॉरी, मुझे बी को 10 लाख रुपए देने हैं, तो अब उस चेक का या तो मैं उसको नेगोशिएशन का जो तरीका है, डिलीवरी या इंडोर्समेंट, वो कर दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं असाइनमेंट भी कर सकता हूं। तो असाइनमेंट अगर करना होगा तो क्या होगा, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपका बनेगा, जिसमें आप बोलेंगे कि आई एम ट्रांसफरिंग माई चेक टू बी एंड ही विल बी द होल्डर देयर ऑफ एंड ही विल हैव द राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑफ मनी अंडर दिस पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट और अंडर दिस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो भी आपका है, ये चेक है या प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप एक अग्रीमेंट सेपरेट करके किसी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल के अंदर सारा राइट, जब आप राइट असाइन कर देते हैं एग्रीमेंट से, आप क्या करते हैं, यू असाइन योर राइट्स, यू ट्रांसफर योर राइट्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो असाइनमेंट में क्या होता, नेगोशिएशन में आपको कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने का जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन करने के लिए आप वहीं पर उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक में किसी के फेवर में इंडोर्समेंट कर दिए, डिलीवर कर दिए, हो गया। अग्रीमेंट कोई इंटर नहीं करना है दूसरे के साथ। लेकिन असाइनमेंट अगर करना है तो देखो, असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक असाइनमेंट पढ़ते हैं ना, कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके पास कोई राइट्स है, आपको कोई बेनिफिट्स अगर मिल रहा है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट्स मिल रहा है, आप उसको चाह रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को असाइन करना, तो आप अग्रीमेंट के थ्रू थर्ड पार्टी को असाइन कर सकते हैं। तो वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मान लिया 5 लाख का आपका क्लेम है, 10 लाख का क्लेम है, तो ये सब आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इस प्रॉमिसरी नोट के, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आपको किसी और को ट्रांसफर करना है, तो आप नेगोशिएशन का तरीका ना अपना के आप क्या करेंगे, असाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट, तो असाइनमेंट कैसे करेंगे, एग्रीमेंट करके, मतलब उस पर्सन के साथ अब आप एग्रीमेंट करेंगे। वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यों का त्यों है, उसमें कोई भी नाम में चेंज नहीं किया गया, पेबल टू बी, पेबल टू सी, ऐसा कुछ नहीं किया गया, सीधा एक सेपरेट एग्रीमेंट इंटर हुआ और बोला गया कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो करंट होल्डर है, होल्डर जिसके पास राइट है सम क्लेम करने का, वो अब ट्रांसफर कर रहा है किसी और पर्सन को वो राइट्स, असाइन कर रहा है वो राइट्स। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट होता है आप अग्रीमेंट कर देते हैं। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, नेगोशिएशन और असाइनमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आप असाइनमेंट का मतलब समझ गए, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप इजीली अब यहां पे ले डाउन कर सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं, नेगोशिएशन और असाइनमेंट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब नेगोशिएशन कैसे होता है, तो नेगोशिएशन होता है, या तो पहला डिफरेंस हो गया नेगोशिएशन का जो मोड है, वो क्या होता है, मोड, पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मोड अगर देखें तो नेगोशिएशन होता है इधर बाय डिलीवरी या इधर बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। और असाइनमेंट कैसे होता है, तो असाइनमेंट होता है किसी रिटन डॉक्यूमेंट पे, रिटन डॉक्यूमेंट पे, रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ट्रांसफरर, जो अपने राइट को असाइन कर रहा है। ठीक है, और यहां पे नेगोशिएशन में डिलीवरी कब होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट में, इंडोर्समेंट और डिलीवरी कब होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। यहां पे चाहे वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वहां पे हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप राइट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, मोड ऑफ नेगोशिएशन। दूसरा, हम लोग एक कंसिडर प्रिजम्पशन का चैप्टर हम लोग पढ़े थे, सेक्शन 118, इनिशियल क्लास में ही हम लोग वो देखे थे उस टॉपिक को। तो उसमें हम लोग एक देखे थे कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, कि जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर नेगोशिएट हो जाता है, तो आप क्या प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हैं कि वो नेगोशिएशन कंसिडरेशन के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। जब भी कोई, साथ हुआ है। हाँ, यस, हम वहां पे जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन होता है, तो आप वहां पे हमेशा ये प्रिजम्पशन बनाते हैं, एक प्रिजम्पशन आप बना लेते हैं, मतलब अब पार्टी को प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि उसने कंसिडरेशन दिया था कि नहीं दिया था। जो वहां पे पार्टी
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई सम क्लेम करने गया है, अमाउंट क्लेम करने गया है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वहां पे प्रिजम्पशन बन जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड फॉर कंसीडरेशन, कि वहां पे कंसीडरेशन देकर उस पर्सन ने हासिल किया है। लेकिन अगर असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर असाइनमेंट हो रहा है, इन केस ऑफ असाइनमेंट, तो वहां पे असाइनी के फेवर में कोई भी प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होता है। नो प्रिजम्पशन इज ड्रॉन, नो सच प्रिजम्पशन इज ड्रॉन कि वहां पे कंसिडरेशन पे किया गया है। यानी इस केस में जो ट्रांसफरी होगा, यानी जो असाइनी होगा, ट्रांसफरी विल हैव बर्डन ऑफ प्रूफ, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वहां पे उसने कंसिडरेशन पे किया है कि नहीं किया है। नेगोशिएशन में जो ट्रांसफरी है, जो इंडोर्सी है, जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है, उसके फेवर में कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगी कि अगर नेगोशिएशन हुआ है तो उसने प्रिजम्पशन पे, सॉरी, कंसिडरेशन पे किया होगा। असाइनमेंट में कोई ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है। ट्रांसफरी को बताना होता है कि उसको जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको असाइन किया गया है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो क्लेम है उसको उसके फेवर में जो असाइन किया गया है वो कुछ कंसिडरेशन पे करके किया गया है, मतलब उसके फेवर में कोई कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकती है। ठीक है, ओके, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जब भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्रीवियस जो होल्डर है, ठीक है, जैसे आप अगर नेगोशिएशन कर रहे हैं तो क्या वहां पे जो ओरिजिनल डेटर है, ठीक है, जो पर्सन पेमेंट करने वाला है, क्या उसको नोटिस देना मैंडेटरी है या नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट बी के फेवर में बनाया है, कोई प्रो नोट उसने बनाया है बी के फेवर में, बी अगर उसको सी को इंडोर्स कर रहा है, तो क्या बी को ए को बताना जरूरी है? या फिर अगर सी डी को इंडोर्स कर रहा है, अब वो पेबल टू डी, मतलब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आगे नेगोशिएट कर रहा है, तो क्या सी को बी को इन्फॉर्म करना जरूरी है? द पर्सन हु इज, या फिर सी को ए को इन्फॉर्म करना जरूरी है? कहने का मतलब है वेदर इन केस ऑफ नेगोशिएशन नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द पर्सन हु इज अबाउट टू मेक द पेमेंट। पेमेंट तो इस प्रोमिसरी नोट में ए को करना है, अब सी डी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब सी को आज राइट है क्लेम करने का ए से, लेकिन सी अब डी को इंडोर्स कर रहा है, तो क्या इसको ए को नोटिस देना नेसेसरी है नेगोशिएशन में? नो सर। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, इसको नोटिस देने का कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट था जिसमें ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट इसके फेवर में ड्रॉ किया, अब बी एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट इंटर करके असाइनमेंट कर रहा है सी के फेवर में, तो जब भी असाइन कर रहा है तो अब सी को पेमेंट किससे लेना है? ए से। तो ए बी को, सी को ये राइट, प्रो नोट के अंदर जो राइट है असाइन करने से पहले ए को नोटिस देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड डिफरेंस हुआ आपके नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच में। ठीक है, इन केस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के केस में नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू पर्सन हु इज टू मेक द पेमेंट, मतलब जो डेटर है, पर्सन हु इज टू मेक द पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन पर्सन पेमेंट करने वाला होता है बताइए? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ड्रॉइंग। कौन? यस, ड्रॉई। नो, और ड्रॉई को एक और नाम से जानते हैं, बैक ही होता है। एक्सेप्टर, 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 एक्सेप्टर। है ना? नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू पर्सन हु इज टू मेक पेमेंट इन केस ऑफ नेगोशिएशन, और यहाँ पे नोटिस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असाइनमेंट। किसको नोटिस देंगे? द पर्सन हु इज अबाउट टू मेक द पेमेंट। दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस।
फिर किसके केस में ऐसा होता है कि अगर वहां पे ट्रांसफरी जो है वो अगर गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है तो उसका टाइटल ट्रांसफरर से बेटर होता है, मीन्स हिज टाइटल इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। किस केस में होता है, नेगोशिएशन में या असाइनमेंट में? नेगोशिएशन में। नेगोशिएशन में क्या होता है कि इन केस ऑफ नेगोशिएशन ट्रांसफरी अगर गुड फेथ में और कंसीडरेशन पे करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल करता है तो उसका टाइटल जो होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। मतलब अगर वहां पे ट्रांसफरर का टाइटल जो था वो डिफेक्टिव भी था फिर भी ट्रांसफरी जो है उसका टाइटल गुड माना जाएगा, मतलब वो फिर भी पैसा क्लेम कर सकता है बी से। जैसे ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया बी के फेवर में, बी से सी ने वो प्रॉमिसरी नोट ऑब्टेन कर लिया, मान लो थेफ्ट करके, चोरी से, और फिर सी ने डी को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया और डी ने सी से गुड फेथ में लिया, कंसीडरेशन भी पे किया। तो अब इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर ए जो पर्सन है उसको पे करना है। अगर सी ए से पैसा मांगने जाता तो ए सी को नहीं देता, क्यों? क्योंकि सी का टाइटल डिफेक्टिव है। बट यहाँ पे सी ने जिसको ट्रांसफर किया है वो गुड फेथ में उसको ले रहा है, यानी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो डी ए को अभी भी कंपेल कर सकता है पे करने के लिए, बिकॉज there is no defect in title of the transferee who takes the negotiable instrument through the process of negotiation in good faith and for consideration। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए को कंपेल कर सकता है पेमेंट के लिए बिकॉज हिज टाइटल इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। लेकिन असाइनमेंट में, इन केसेस ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसफरी का जो टाइटल होता है इट इज नॉट बेटर देन ट्रांसफर, है ना? टाइटल ऑफ ट्रांसफरी टाइटल नॉट बेटर देन ट्रांसफरर। यानी अगर ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो वहां पे ट्रांसफरी का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा। ठीक है, राइट? तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन, फिर आपका ये भी है कि ये जो है एनआई एक्ट के अंदर है, ये आपका टीपी एक्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये सब भी डिफरेंस आप ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो ये सारे आपके मेजर डिफरेंसेस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और असाइनमेंट के, सॉरी, नेगोशिएशन और असाइनमेंट में। आई होप दिस माइट बी क्लियर। किसी को इसमें डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, फिर उसके बाद हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे देखो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हम डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है बहुत कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए पहले हम लोग आज के क्लास में लाइबिलिटी पढ़ेंगे। लाइबिलिटी के चैप्टर से उतना क्वेश्चन आपको आता नहीं है जनरली, प्रीलिम्स के लिए ये सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 30 से 42 के अराउंड दिया हुआ है। तो लाइबिलिटी आपका जो चैप्टर है वो प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा, प्रीलिम्स में ही उधर से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी ज्यादा आता नहीं है। बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टी का चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा तो डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ पे नेगोशिएशन और असाइनमेंट का डिफरेंस? किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? सर एक बार अगर कोई असाइन कर दिया तो क्या उसको फर्दर निगोशिएट कर सकते हैं? नहीं, तो वह नेगोशिएट तो वो तब करेगा ना जब वो उसको इंडो उसके फेवर में इंडोर्स किया गया है। वो तो असाइनी है, असाइनी थोड़ी उसको आगे ये कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, मतलब असाइन ही फिर उसको असाइनमेंट किसी को कर सकता है? हाँ, वो असाइनमेंट कर सकता है उसको, है ना? ओके, ओके, चलो, किसी और कोई डाउट है? एनीवन? ओके, अब आइए नए चैप्टर पे।
लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिए और बेयर एक्ट में जो जो सेक्शन बोलेंगे उसको मार्क करके पढ़ लीजिएगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब कॉमन सेंस से सोच के देखो। ठीक है, कि लाइबिलिटी किस पार्टी का होता है, किस किस पार्टी का होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कितने प्रकार का देखे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका जो होता है तीन तरीके का होता है। ठीक है, एक आपका होता है प्रॉमिसरी नोट, एक आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक आपका होता है चेक। अब आप लोग खुद से बताइए कि लाइबिलिटी किसका किसका होता है। मान लो इंडोर्समेंट नहीं हुआ है। अभी एग्जांपल आगे देखेंगे, इंडोर्समेंट हुआ है तो वहां पे भी लाइबिलिटी देखेंगे। मान लो इंडोर्समेंट नहीं हुआ है, एक पर्सन ने प्रॉमिसरी नोट बनाया बी के फेवर में। बिल ऑफ एक्सचेंज भी वैसा ही है कि ए ने डायरेक्ट किया बी को सी को पे करने को। तो यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया जिसमें ए ने डायरेक्ट किया बी को टू पे सी। चेक, ए ने चेक इशू किया। ठीक है, चेक इशू किया जिसमें कि उसका जो बैंकर है एसबीआई, उसको पे करना है किसको, सी को। ठीक है, तो अब यही देखना है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें लाइबिलिटी किसकी होगी। मतलब लाइबिलिटी का सिचुएशन कब अराइज होता है। लाइबिलिटी अराइज होता है व्हेन द लाइबिलिटी अराइजेस। कॉमन सेंस से बताओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लाइबिलिटी कब अराइज होगा। जब डिसऑनर हो गया तो। यस, जब वो डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, कि लाइबिलिटी अराइजेस व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड, जब उसको डिसऑनर कर दिया जाता है तब जाकर आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि प्रॉमिसरी नोट आपको पता है क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है। अभी इंडोर्समेंट मत समझो कि बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को, डी को, वो सब बाद में देखेंगे। अभी मान के चलो तो कौन कौन से लोग लाइबल होते हैं। मान लो प्रॉमिसरी नोट में कौन लाइबल होगा। प्रोमिसरी नोट में सर मेकर होगा लाइबल, बिल ऑफ यस, एक्सचेंज यस, ड्रॉर यहाँ पे होगा। ये मेकर लाइबल होगा। और ये मेकर का लाइबिलिटी कैसा है, प्राइमरी लाइबिलिटी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन लाइबल होगा, ड्रॉर। ड्रॉवर। सर यस सर। ट्रॉय भी। इसमें लाइबल आपको दोनों होंगे, ड्रॉई भी लाइबल होगा और ड्रॉअर भी लाइबल होगा। रुको इसको, ये इंपॉर्टेंट है, समझते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा कुछ मैं बताऊं तो। बी जो है आपका ड्रॉई है, ए जो है आपका ड्रॉवर है। ठीक है, लाइबिलिटी दोनों की आएगी, लेकिन दोनों की लाइबिलिटी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आएगी, वो समझना है। लाइबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर का भी होता है, ड्रॉई का भी होता है। ड्रॉई का लाइबिलिटी कब अराइज होता है, कोई बता सकता है मुझे कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती है। When does the liability of drawee arises? Anyone? नॉन पेमेंट के सिचुएशन में। हाँ ठीक है, नॉन पेमेंट के सिचुएशन में, बट द थिंग इज लाइक व्हेन ही एक्सेप्ट्स द बिल। मान लो ए ने बी को बोला सी को पे करने को, बी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसकी लाइबिलिटी कभी अराइज होगी, नहीं होगी। तो लाइबिलिटी ओनली अराइजेज व्हेन ही एक्सेप्ट्स, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, व्हेन ही एक्सेप्ट्स द बिल,
यानी जब तक ड्रॉई एक्सेप्टर नहीं बनता है बिल का, तब तक आपको उसका लाइबिलिटी अराइज होता ही नहीं है। और ड्रॉवर का लाइबिलिटी कब अराइज होगा? व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर अराइजेस? अब ये बताइए। Liability of drawer will arise in two circumstances. एक, जहां पे ड्रॉई ने नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया हो। नॉन एक्सेप्टेंस अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो सी को अब जो अमाउंट क्लेम करना है वो किससे क्लेम करेगा? ड्रॉअर से। और या फिर जहां पे ड्रॉई ने नॉन पेमेंट किया हो। तो अगर ड्रॉवर की लाइबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी नेचर की होती है, ये समझ लीजिए। प्रॉमिसरी नोट का जो मेकर होता है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी नेचर की होती है। ड्रॉवर की लाइबिलिटी आपकी सेकेंडरी नेचर की होती है। सेकेंडरी क्यों होती है? क्योंकि इसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी आएगी, तभी आएगी जब ड्रॉई ने या तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया हो, या फिर एक्सेप्ट किया हो बट उसने नॉन पेमेंट किया हो, पेमेंट नहीं किया हो। तो इन दो सिचुएशन में आपको ड्रॉवर के ऊपर लाइबिलिटी आएगा, और लाइबिलिटी का जो नेचर होगा ये सेकेंडरी होगा। प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस किया उसका प्राइमरी लाइबिलिटी है, मेकर का प्राइमरी लाइबिलिटी है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेरी लाइबिलिटी जब ड्रॉई पे नहीं करेगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तभी वहां पे ड्रॉवर की लाइबिलिटी आती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां समझ में आया यहां तक जो मैंने बताया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइबिलिटी ड्रॉई की अभी होगा, ड्रॉवर का भी, लेकिन अलग अलग सर्कमस्टेंस में। ड्रॉई का लाइबिलिटी तभी अराइज होगा जब वो एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। और ड्रॉवर का लाइबिलिटी दो सिचुएशन में है, जहां पे ड्रॉई ने या तो नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया हो बिल का, और या फिर उसने नॉन पेमेंट किया हो। ओके, तभी वहां पे लाइबिलिटी आएगा। ओके, इज दिस क्लियर? चलो, उसके बाद चेक में लाइबिलिटी किसका होगा बताइए? चेक में लाइबिलिटी किसका होगा? सब में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फर्क है, वही चीजों को आपको ध्यान से देखना है। चेक में लाइबिलिटी किसका होगा? बैंक और ड्रॉअर का। जो बैंक है यहाँ पे ड्रॉई, अब ये जो बैंक है, ठीक है, इसका लाइबिलिटी आपका होगा। अब इसका लाइबिलिटी किसके तरफ होगा ये बताओ? लाइबिलिटी टुवर्ड्स बैंक का लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स होगा? ड्रॉअर। ड्रॉई, ड्रॉवर या पेई? ड्रॉअर। वेरी गुड। इसका लाइबिलिटी होगा ड्रॉवर के तरफ। कहने का मतलब क्या है, समझिए इसको। जैसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज हम बनाते हैं, ठीक है, एक कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, सॉरी चेक बनाते हैं। एसबीआई बैंक का या आईसीआईसी बैंक का ये चेक है, ठीक है, ठीक है, एसबीआई का चेक है ये, मान के चलिए। ड्रॉवर है ए, जिसने डायरेक्ट किया है बी को, सॉरी बैंक को, कि वो सी को पे कर दे। अब यहाँ पे सी जब बैंक में जाता है, बैंक पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। बैंक क्या करता है वहां पे? डिफॉल्ट कर देता है, बैंक मेक्स अ डिफॉल्ट। तो बैंक की लाइबिलिटी सी के तरफ नहीं जाएगी। वाई? बिकॉज सी के साथ बैंक का, पेई के साथ बैंक का कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द पेई। बैंक का जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ है? ड्रॉवर के साथ।
ड्रॉवर के साथ बैंक का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई भी चेक अगर ड्रॉवर इशू करेगा उस बैंक के नाम पे, बैंक जो है उसके अकॉर्डेंस में पेमेंट कर देगा अगर सफिशिएंट अकाउंट है ड्रॉवर के अकाउंट में। तो चेक के केस में लाइबिलिटी किसकी अराइज हो रही है? तो लाइबिलिटी यहाँ पे आपका जो ड्रॉई है उसका लाइबिलिटी यहाँ अराइज तो होता है, बट उसका लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स होता है? उसका लाइबिलिटी केवल और केवल ड्रॉवर के तरफ होता है। वाई? बिकॉज देयर इज नो, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ड्रॉई एंड पेई। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच है? ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में। तो इसीलिए लाइबिलिटी जो बैंक का होता है, इट इज टुवर्ड्स द ड्रॉवर ऑफ द चेक, है ना, नॉट द ड्रॉई, राइट। तो उसको लाइबल भी कर सकते हैं आप डिफॉल्ट के लिए, ये आपको सेक्शन 31 में बताया हुआ है। दिस हैज बीन मेंशन्ड अंडर योर सेक्शन 37। ओके, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। लाइबिलिटी क्या है चेक के ड्रॉई का? कि दे हैव टू कॉम्पनसेट, एंड दे हैव टू कॉम्पनसेट टू हुम? तो उनको कॉम्पनसेट करना होता है ड्रॉवर को। दे हैव टू कॉम्पनसेट द ड्रॉवर, राइट। तो ये लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्टरी चीजें हैं जो आपको समझना है, ठीक है। किसी को यहां तक डाउट? एनीबडी? सर चेक में प्राइमरी और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसका होगा? चेक में लाइबिलिटी बैंक का जो जैसे चेक में लाइबिलिटी तो सेकेंडरी ही रहेगा ड्रॉवर का। अगर बैंक से पे नहीं हो रहा है तभी तो पे जो है वो वापस से ड्रॉवर के पास जाएगा, तो सेकेंडरी उसी का रहेगा। प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो बैंक का रहेगा, बट बैंक का जो लाइबिलिटी है वो किसके टुवर्ड्स रहेगा? वो रहेगा ड्रॉवर के टुवर्ड्स, नॉट टुवर्ड्स ड्रॉई। ओके, बैंक का जो लाइबिलिटी है इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द ड्रॉवर, नॉट ओके सर। टुवर्ड्स द पे। हाँ, ठीक है, चलो, यहां तक समझ में आया सभी को? ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट समझना है, आगे देखते हैं और कौन लोग लाइबल हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। आपको क्या लगता है? अपने अंडरस्टैंडिंग से बताइए। प्रॉमिसरी नोट में हम लोगों ने देखा मेकर लाइबल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई भी लाइबल होता है, लाइबिलिटी इसके पास भी होती है, ड्रॉवर के पास भी लाइबिलिटी होती है। चेक में भी लाइबिलिटी ड्रॉवर के पास, ड्रॉई के पास है, ठीक है। अब किसके टुवर्ड्स है वो अलग बात है, लेकिन लाइबिलिटी है। इसके अलावा और किसके ऊपर लाइबिलिटी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? कोई बता सकते हैं? इंडोर्सर। यस, गुड। अब इंडोर्सर के लाइबिलिटी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। अब मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो बी के फेवर में इशू हुआ था, प्रो नोट है, प्रॉमिसरी नोट है। अब बी ने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सी को इंडोर्स कर दिया, सी ने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डी को इंडोर्स कर दिया। तो अब डी करंट होल्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर पे ए को करना है। ए के नॉन पेमेंट ऑफ ए के होने पे डी जो है, डी अगर होल्ड डी दो कैपेसिटी में इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर सकता है। एक इन द कैपेसिटी ऑफ होल्डर और एक इन द कैपेसिटी ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस आपको पता होगा ना। होल्डर क्या होता है? हु इज होल्डर? बताइए। ये दो सेकंड लास्ट क्लास में किए थे कौन, या कल ही के, नहीं कल ही क्लास में शायद किए हम लोग। होल्डर कौन होता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी होल्डर? entitled in his own name to claim the sum payable. एंटाइटल इन हिज ओन नेम, है ना। और दूसरा उसके पास राइट टू रिकवर अमाउंट होता है। तो यहाँ पे डी जो है उसी का नाम सी ने पेबल टू डी किया हुआ है कि डी को पे कर दो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इंटाइटल है अपने नाम पे ये। और इसके पास राइट टू रिसीव अमाउंट है, यस इसके पास ये भी है।
तो ही इज व्हाट, होल्डर। अब यही होल्डर है, यही होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बन सकता है? इन दोनों रिक्वायरमेंट में क्या और ऐड हो जाएगा? तो डी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। फॉर कंसिडरेशन Consideration ओके, and before its mature. मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी पोजीशन में आ जाना चाहिए, और not have any cause to believe that any defect existed. नो कॉज टू बिलीव, इसको गुड फेथ आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना? शॉर्ट में आप इसको गुड फेथ बोल सकते हैं कि ही डिडंट हैड एनी कॉज टू बिलीव दैट देयर वाज डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। तो अगर इसमें ये ऐड हो जाता है तो फिर वो होल्डर बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ऑल होल्डर इन ड्यू कोर्स आर होल्डर, बट ऑल होल्डर्स आर नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसमें अगर ये तीन रिक्वायरमेंट होल्डर के साथ ऐड हो जाता है तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। अब अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे अगर नॉन पेमेंट हो जाता है, ठीक है, इफ देयर इज नॉन पेमेंट बाई मेड बाई ए टू डी, डी करंट होल्डर है, ठीक है, नॉन पेमेंट अगर ए ने कर दिया, ए ने नॉन पेमेंट किया, तो अब डी के पास किसके किसके अगेंस्ट राइट है, डी के टुवर्ड्स कौन कौन लाइबल है? तो अगर डी होल्डर है तो कौन लाइबल है डी के टुवर्ड्स? अगर Only होल्डर previous party. हाँ, कौन? तो बताओ, ए बी सी कौन? सी। अगर ये होल्डर है तो केवल ये लाइबल है, और अगर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ABC, ऑल प्रायर पार्टीज। सेक्शन 36 में ये हम लोग पढ़े हैं, जितने भी प्रायर पार्टीज हैं वो सब वहां पे लाइबल होते हैं। ऑल प्रायर पार्टी यानी डी सी को भी पार्टी बना सकता है, डी को भी पार्टी बना सकता है सूट में, डिफेंड एज अ डिफेंडेंट, राइट? तो इंडोर्समेंट के केसेस में भी लाइबिलिटी होती है इंडोर्सर्स की, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो ऑल प्रीवियस इंडोर्सर्स को लाइबल कर देता है, और अगर कोई मियरली होल्डर है तो वो अपने इमीडिएट इंडोर्सर को केवल लाइबल कर सकता है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी जो होती है किसकी होती है? इंडोर्सर्स की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये आपको सेक्शन 35 में दिया हुआ है, राइट? सेक्शन 35 में आपको दिया हुआ है, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर। अब लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर अगर आपने सेक्शन 35 में पढ़ा तो सेक्शन 40 भी आप 35 के साथ पढ़िएगा। सेक्शन 40 क्यों साथ में पढ़िएगा? क्योंकि सेक्शन 40 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लाइबिलिटी के बारे में, कि किस तरीके से इंडोर्सर की लाइबिलिटी डिस्चार्ज की जा सकती है। तो डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो सेक्शन 40 में ये बताया गया है। सभी लोग बेयर एक्ट रेफर कीजिएगा, मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इजी लेजिस्लेशन है। प्रॉब्लम ये होता है बेयर एक्ट का लैंग्वेज इसका थोड़ा जटिल है, कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट जो उसका अल्टीमेटली मीनिंग या सब्सटेंस है वो बहुत सिंपल है। तो इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब भी पढ़िए तो सेक्शन पढ़ने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए या अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग उसको समझ लीजिए, ठीक है। अब इंडोर्सर की लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो सेक्शन 40 बताता है कि व्हेन द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई होल्डर अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है होल्डर, वो बिना कंसेंट लिए हुए, विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट लिए हुए किसी भी इंडोर्सर का, विदाउट कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर, बिना कंसेंट का अगर वो डिस्ट्रॉय, क्या क्या कर देता है? अगर वो डिस्ट्रॉय कर देता है या इम्पेयर कर देता है इंडोर्सर का, और इम्पेयर्स
impairs the endorser's remedy, ठीक है, अगेंस्ट प्रायर पार्टी, तो वहां पे endorser becomes discharged। अब इसका एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया बी के फेवर में, बी ने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को इंडोर्स किया, डी ने ई को इंडोर्स किया, ठीक है। हु इज द होल्डर? ई इज द होल्डर, है ना, ई होल्डर है। अब ये क्या बोल रहा है कि विदाउट कंसेंट ऑफ इंडोर्सर, ठीक है, ई को किसने इंडोर्स किया? डी ने। तो विदाउट कंसेंट ऑफ इंडोर्सर, अगर यहां पे ई ने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय किया या इम्पेयर कर दिया अपने इंडोर्सर का रेमेडी अगेंस्ट प्रायर पार्टी, इसका जो रेमेडी प्रायर पार्टी के अगेंस्ट है उसको इम्पेयर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर ए ने पेमेंट नहीं किया, ई किसके पास जाएगा? ई जाएगा डी के पास, ठीक है, ही इज अ होल्डर, ही विल गो टू डी। अब डी के पास जाएगा तो डी को, डी ने भी तो किसी से लिया है ना, तो डी वहां पे सी को जाएगा, सी के पास गया तो सी बी को जाएगा, ठीक है। हो सकता है डी डायरेक्टली इसको भी चला जाए, लेकिन डी सी को तो जा सकता है ना। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि अगर इंडोर्समेंट हो गया है, ठीक है, और उसके बाद जो होल्डर है वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय या इम्पेयर कर देता है इंडोर्सर का रेमेडी अगेंस्ट बी। इंडोर्सर का रेमेडी जो है अगेंस्ट बी, अगेंस्ट प्रायर पार्टी, तो फिर वहां पे इंडोर्सर का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर बैक साइड है और 3-4 बार इंडोर्समेंट हुआ है, तो मान लो पहला इंडोर्समेंट बी का हो रहा था, बी ने किया पेएबल टू सी, और बी ने अपना सिग्नेचर कर दिया। फिर उसी को अगर सी ने डी को दिया है, तो सी वहां क्या करेगा? पेएबल टू डी, सी अपना सिग्नेचर दे दिया। डी ने वही ई को दिया है, तो पेएबल टू ई, वहां पे अपना सिग्नेचर कर दिया। अब मान लिया कि करंट होल्डर ई इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ करता है, ठीक है, कि जो इंडोर्सर है उसका खुद का लाइबिलिटी उसके प्रायर पार्टी के तरफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कहने का मतलब, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर ई ने यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर दिया, सी का नाम काट दिया, ठीक है, ई ने सी का नाम काट दिया, तो अब ई जो है डी के पास जब जाएगा, ठीक है, तो डी सी को नॉर्मली रेफर करता, बट क्योंकि आपने इंडोर्सर का राइट यहाँ पे इम्पेयर कर दिया स्ट्राइक आउट करके, तो इंडोर्सर का राइट आपने इम्पेयर या डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहां पे इंडोर्सर भी डिस्चार्ज हो जाता है अपने लाइबिलिटी से। तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लाइबिलिटी। तो इसमें सेक्शन 35 आपको बताता है कि इंडोर्सर लाइबल होते हैं, ठीक है, अगर होल्डर है तो वो उसका जो इमीडिएट इंडोर्सर है वो लाइबल होगा, नहीं तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो जितने प्रायर पार्टीज हैं, जितने इंटरवीनिंग इंडोर्सर्स हैं, सब लाइबल होंगे। लेकिन सेक्शन 40 बोलता है कि इंडोर्सर का अपने लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज भी हो सकता है। कब हो सकता है? तो अगर वहां पे होल्डर ने अपने एक्ट से उसका जो रेमेडी है किसी पर्टिकुलर इंडोर्सर का किसी प्रायर पार्टी के अगेंस्ट, उसको इम्पेयर या डिस्ट्रॉय कर दे, तो वहां पे इंडोर्सर अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका हुआ डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लाइबिलिटी, राइट। ओके, तो ये सारा आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और भी कुछ कुछ आपको छोटे मोटे मतलब लाइक एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशंस आपको दिए गए हैं डिफरेंट बुक्स में एंड ऑल, बट आई थिंक लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको अगर समझना है, तो आप अगर इतना समझ गए, ठीक है, कि प्रॉमिसरी नोट में मेकर का लाइबिलिटी जो है वो कैसे होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर का और ड्राई का लाइबिलिटी कैसे होता है, ठीक है, फिर इंडोर्सर्स का लाइबिलिटी कैसे होता है, और इंडोर्सर्स अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कैसे होते हैं, इतना अगर आप समझ गए तो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ
पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी। किसी को डाउट यहाँ पे? एनीवन? किसी को कोई डाउट या हिचक है तो पूछ लीजिए। लाइबिलिटी, सॉरी, हम लोग अभी डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े थे लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, है ना। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। जैसे इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखें, इंडोर्सर का लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होता है, ये तो एक तरीका देख लिए। इसके अलावा भी पार्टीज का लाइबिलिटी, मेकर का लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगा, ड्रॉवर का लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगा, ड्रॉई का लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगा, ये भी अब आगे हम लोग को देखना है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक किसी को डाउट? कौन लाइबल होता है, कब लाइबल होता है? सर अगर सी का नेम स्ट्राइक आउट कर दिया तो फिर डी बी के पास जा सकता है क्या? अगर सी का नाम स्ट्राइक आउट कर दिया गया है, ठीक है, सी का नाम अगर स्ट्राइक आउट कर दिया गया है, तो यहाँ पे डी सी के पास तो जा ही नहीं सकता। अब ये इसका लाइबिलिटी ही कुछ नहीं रहा, अब इसको कहीं जाना ही नहीं है, ही इज डिस्चार्ज। अब ये अपना खुद से समझे, ये अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ये इसके पास जा सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो फिर ई के पास अब कोई रेमेडी नहीं है इनके अगेंस्ट। ठीक है सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर पर्सन एक्स ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया वाई के फेवर में, वाई ने दिया ए को, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को। ठीक है, अब सी करंट होल्डर है। अब होल्डर क्या करता है, सेक्शन 40 में क्या बताया, होल्डर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि वो अपने इंडोर्सर, है ना, जो भी उसका इंडोर्सर है, उसके किसी रेमेडी को वो इम्पेयर कर देता है। तो रेमेडी को इम्पेयर करने का मतलब क्या है कि मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट है, उसके अंदर 10,000 रुपए, मेनली सी क्या होगा, सी बी का क्रेडिटर होगा। 10,000 रुपए मांगने वो बी से गया, बी के पास पैसे नहीं थे, बी ने इसको 10,000 का प्रॉमिसरी नोट दे दिया। बी के पास वो प्रॉमिसरी नोट कैसे आया होगा, तो सिमिलरली ए को बी को पेमेंट करना होगा, ए के पास हो सकता है कैश नहीं होगा, या फिर बी बोल रहा होगा मैं कैश में नहीं लूंगा, तो इसको प्रॉमिसरी नोट दे दिया गया था। तो अब मान लो वो प्रॉमिसरी नोट तो पहले से ऊपर से चले आ रहा है, तो अगर सी जाके बोलता है कि भाई वो प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, एक्स ने पेमेंट नहीं किया, तो सी किसके पास नॉर्मली जाएगा, बी के पास ही जाएगा। और बी के पास अगर जाएगा तो बी किसके पास जाएगा, बी ए से पूछने जाएगा, ए इधर जाएगा, जाएगा ना। तो अब यहीं पर ये बता रहा है कि अगर सी ने कोई ऐसा एक्ट किया है कि बी ए के पास जा ही नहीं सकता है, तो बी ए के पास कब नहीं जा सकता है, जब मान लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम ही आपने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, सी ने कट कर दिया उसका नाम। इसको बोलते हैं कैंसलेशन। आपने किसी का नेम अगर कैंसिल कर दिया है, होल्डर ने अगर किसी का भी नाम कैंसिल कर दिया है, तो वो पर्सन का लाइबिलिटी अब नहीं होता है। ठीक है, तो होल्डर ने कैंसिल कर दिया ए का नाम, तो ए का कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो बी के ऊपर भी अब कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। बी इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, क्योंकि ही कैन नॉट हैव रिकोर्स टू ए। दिस इज व्हाट डिस्चार्ज ऑफ endorser's liability under section 40 means. Is this clear? यस सर। Okay. ठीक है, ये लाइबिलिटी वाले चैप्टर में आपको थोड़ा ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, किसका क्या लाइबिलिटी है, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, जैसे डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी, जो कि आपके मेंस में भी काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। ओके, फिर कल एक हम लोग पढ़े थे, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। कल हम लोग एक सेक्शन 42 देखे थे ना कि मान लो इन केस इफ बिल is drawn in fictitious name, bill is drawn in fictitious name। fictitious name का मतलब क्या होता है, which does not exist।
कोई ऐसे पर्सन के नाम पे बिल बना दिया गया है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे प्राइमरीली लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? ए ने किसी ए ने जॉन को बोला बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कि तुम जो हो बी को इतना अमाउंट पे करो, 5 लाख पे करो। जॉन जो है ये फिक्टिशियस नेम है, ए के संपर्क में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका नाम जॉन है। अब यहाँ पे बी किसके पास जाएगा पैसा मांगने? ए के ए के पास। पास। ए के पास जाएगा। बट अगर मान लो ये फिक्टिशियस नेम में ये बिल ड्रॉ हुआ है, लेकिन फिर भी किसी थर्ड पार्टी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया फिक्टिशियस नेम पे इशू किया हुआ बिल, तो वहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। कि एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स लाइबल वंस ही एक्सेप्ट्स द बिल, ठीक है। ये आपको किस सेक्शन में दिया है? ये दिया है सेक्शन नंबर 42 के अंदर। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 42। ओके, समझिए। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज कि कौन कौन से पार्टी लाइबल होते हैं। तो मेनली आपको मेकर की लाइबिलिटी, ड्रॉवर और ड्रॉई की लाइबिलिटी कैसे होती है, चेक के केसेस में बैंक की लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स होती है, और इंडोर्सर की लाइबिलिटी, ये 4 हेड में आपको ये लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज का टॉपिक समझना था। इसके लिए आप लोग सेक्शन 28 से 42 तक एक बार रीड कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको बस मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। इसको बस हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करके डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज। अब पार्टीज का लाइबिलिटी हम लोग देख लिए, अब उनका डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। तो डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। व्हाट डज इट मीन टू बी सेड कि वुड अ पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी? किसी पर्सन को कब कहेंगे कि ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी? तो डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि व्हेन अ पार्टी हु इज लाइबल on a negotiable instrument ceases to be liable। अब वो लाइबल और नहीं है, नो मोर ही इज लाइबल, तो हम वैसे सिचुएशन में बोलेंगे अ पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? अ पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। कि अगर जनरली अब मान के चलो कोई ये प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, बी के फेवर में। अब बी ने क्या किया? इंडोर्स किया। ये सारा इंडोर्स है, ई का मतलब हम यहाँ पे इंडोर्स कह रहे हैं। बी ने सी के फेवर में इंडोर्स किया, सी ने डी के फेवर में इंडोर्स किया, डी ने ई के फेवर में एफ के फेवर में इंडोर्स किया, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर कौन कौन से लोग लाइबल हैं? हु आर लाइबल अंडर दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? लाइबिलिटी किसके किसकी है? हु आर द पर्सन हु आर लाइबल? किसी भी कैपेसिटी में लाइबल कौन कौन लोग हैं इसमें, या कौन है एकमात्र अगर है तो? हम्म, ए लाइबल है कि नहीं? ए इज द मेकर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट, ए इज लाइबल और नॉट? बताइए। एम आई ऑडिबल? हेलो? सर प्राइवेट क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए। माय क्वेश्चन इज कि ये प्रॉमिसरी नोट है, ए ने प्रॉमिसरी नोट बी के फेवर में 50,000 का बनाया, बी ने इंडोर्स किया सी को, सी ने इंडोर्स किया डी को, डी ने इंडोर्स किया एफ को। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर लाइबिलिटी किस किस पर्सन का है? ए बी सी डी।
ABCD, ठीक है। ए का लाइबिलिटी है पे करने का, ठीक है। जो भी ए का लाइबिलिटी किसके तरफ है, एज लाइबिलिटी इज टुवर्ड्स, बी। ए इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स होल्डर, F, जो होल्डर है, ठीक है, राइट। बी का लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स है, बी का, C, बी का लाइबिलिटी है मेनली तो सी के अगेंस्ट है, ठीक है। और इन केस इफ द होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके अगेंस्ट भी उसकी लाइबिलिटी है। सिमिलरली सी का लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट है, किसके तरफ है, डी। और इन केस होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके अगेंस्ट भी है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि बी का लाइबिलिटी केवल सी के टुवर्ड्स हो, एफ के टुवर्ड्स ना हो। अगर एफ मान लो केवल होल्डर है, तो एफ जो है किसके पास जाएगा, एफ किसके पास जाएगा, D, डी के पास, ठीक है। डी किसके पास जाएगा, C, सी। और सी किसके पास जाएगा, बी। तो इस तरीके से बी केवल सी को लाइबल है, ठीक है। अगर एफ होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो बी जो है इसके तरफ भी लाइबल होता है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ऑल द इंडोर्सर्स, ऑल द प्रायर पार्टीज आर लाइबल, ठीक है। तो कहने का मतलब है लाइबिलिटी यहाँ पे A B C D सबका है। अब लाइबिलिटी का नेचर सबका अलग अलग है, किसके टुवर्ड्स लाइबिलिटी है हो सकता है अलग अलग है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट के अंदर लाइबिलिटी है सभी का, टू सम एक्सटेंट, किसी ना किसी तरीके से। तो इनमें से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का लाइबिलिटी एंड हो जाए, तो हम कहेंगे उस पर्सन का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो, हम लोग एक एग्जांपल देखे थे अभी सेक्शन 40 में, तो वही मान के चलो एफ जो है वो सी का नाम स्ट्राइक आउट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसका किसका लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया, B and C, ए बी। इस इसने सी का ये किया, तो किसका किसका लाइबिलिटी एंड हो गया, B का, C का, और डी का, सर डी का नहीं होगा, उसके पहले वाले पार्टीज का हो जाएगा। इंडोर्सर कौन है, एफ के लिए इंडोर्सर कौन है, D, एफ के लिए इंडोर्सर डी है ना। एफ के लिए इंडोर्सर इज डी। 40 में क्या बोला कि इंडोर्सर का लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा, जब एफ कोई ऐसा एक्ट करेगा कि डी का जो रिकोर्स या रेमेडी रहता, उसके पास डी नहीं जा सकता है। तो एफ ने अगर सी का नाम कट कर दिया, तो डी का लाइबिलिटी है एफ के तरफ कुछ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40। हम्म, एक मिनट रुकिए, बेयर एक्ट, लेट मी अपलोड द बेयर एक्ट है। इंडोर्सर के लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के बारे में देखो, पहले सेक्शन देखिए, वेयर द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, ये देखो इलिस्ट्रेशन ये दिया है, इसी को लेके चलो। ए इज द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल टू द ऑर्डर ऑफ बी। यानी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है, उसको मान लो किसी एक्स ने बनाया था, ठीक है, एक्स ने बनाया था बी के फेवर में, इन फेवर ऑफ बी। अब बी ने क्या किया, अभी ए होल्डर है, यानी लास्ट पर्सन ए है, ओके, इसको यहां रखते हैं। एक्स ने बनाया बी के फेवर में, बी ने फर्स्ट इंडोर्समेंट बी ने किसको किया, पीटर विलियम्स को, बी ने पीटर विलियम्स को किया,
उसके बाद पीटर विलियम्स ने किसको किया? राइट एंड को, राइट एंड कंपनी को उसने इंडोर्समेंट किया। और उसके बाद इंडोर्समेंट किसको हुआ? जॉन रोजारियो को, जॉन रोजारियो। उसके लास्ट में होल्डर कौन है अभी करेंटली? ए, यानी जॉन रोजारियो ने फिर ए को कर दिया। ठीक है, अब सेक्शन 40 देखो और इस एग्जाम इलिस्ट्रेशन पे अप्लाई करेंगे कि वेयर द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर कौन है हमारा? ए, विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडोर्सर। ए का इंडोर्सर कौन है? जॉन। जॉन, जॉन इज इंडोर्सर। विदाउट कंसेंट ऑफ इंडोर्सर डिस्ट्रॉयज और इम्पेयर इंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट अ प्रायर पार्टी। बिना इसके कंसेंट के इसका जो रेमेडी किसी प्रायर पार्टी के अगेंस्ट है उसको डिस्ट्रॉय या इम्पेयर कर दिया, तो अब इंडोर्सर जो है, इंडोर्सर कौन है? जॉन, वो डिस्चार्ज हो जाएगा लाइबिलिटी से टुवर्ड्स द होल्डर। जैसे यहां देखो, यहां पे क्या है? ए इज द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, विच कंटेन्स फॉलोइंग इंडोर्समेंट। देख लिए, पीटर विलियम को गया, राइट को गया, जॉन को गया, ए को गया। अब यहां देखो, दिस बिल ए पुट्स इन अ सूट अगेंस्ट जॉन रोजारियो, ठीक है। ए जो है सूट फाइल करता है किसके अगेंस्ट? जॉन रोजारियो के अगेंस्ट, जो इंडोर्सर है, एंड स्ट्राइक आउट्स विदाउट जॉन रोजारियो's कंसेंट द इंडोर्समेंट बाय विलियम्स एंड राइट एंड कंपनी। और इन लोगों ने जो इंडोर्समेंट किया था, इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही लिखा रहता है ना, इंडोर्समेंट रहता है पेबल टू ए, पेबल टू बी। तो जो पीटर विलियम के तरफ से जो इंडोर्समेंट था उसको स्ट्राइक आउट कर दिया उसने, कैंसिल कर दिया। और राइट एंड कंपनी के तरफ से जो इंडोर्समेंट था उसको भी कैंसिल कर दिया। तो अब ए इज नो मोर, ए इसके अगेंस्ट सूट भी फाइल कर रहा है, तो ए कैन नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम जॉन। और ए क्यों जॉन से रिकवर नहीं कर पाएगा? क्योंकि जॉन के पास जब ये जाएगा तो जॉन राइट के पास जाता, राइट पीटर के पास जाता। बट अब ये लोग तो, इन लोगों को आपने स्ट्राइक आउट कर दिया, तो ये जाएगा कहाँ? और बिना इसके परमिशन का आपने स्ट्राइक आउट किया, राइट, क्योंकि इसको भी तो किसी ने इंडोर्स किया है, आपने उनका नाम कैंसिल आउट कर दिया। तो दैट इज वाई नाउ जॉन्स रेमेडी विल, sorry, liability will also get discharged. So this is how endorser's liability is discharged. Are you getting it? ये समझ में आया कि कैसे ये हुआ डिस्चार्ज ऑफ Yes, sir. इंडोर्सर्स लाइबिलिटी? ठीक है, तो ये तो डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लाइबिलिटी है। अब डिस्चार्ज का मोड बहुत सारा होता है, इसमें से एक मोड है जो यहाँ पे अभी हम लोग देखे, ये जो स्ट्राइक आउट करके जो मोड होता है ना, इसको बोलते हैं कैंसलेशन। ये मोड आपको सेक्शन 82 में दिया है, ये हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। आज इतने ही पे रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग पहले लाइबिलिटी के चैप्टर को सेक्शन 30 से 42 को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी का जो मोड होता है, उसके कुछ मोड होते हैं। एक मोड होता है आपका कैंसलेशन, एक होता है आपका रिलीज, फिर आपका एक होता है पेमेंट, फिर एक आपको 84 में दिया है, एक 86 में दिया हुआ है, एक 90 में दिया हुआ है। तो कल सेक्शन 82 से सेक्शन 90 तक पढ़ के रहिएगा, पहले से सेक्शन 82 तक 90 तक पढ़ के रखिएगा, बहुत इजीली आपका ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 82 से 90 तक कल के क्लास में पढ़ के रखिएगा। और आज जो पढ़ा है इसको एक बार फिर से जाके लाइबिलिटी के चैप्टर को आप लोग थोड़ा बैरक से पढ़िए, ठीक है। आज इतने ही पे रहने देते हैं। किसी को डाउट है, हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लो एनीवन। सर इलस्ट्रेशन में लिखा है कि ए होल्डर है, तो अगर वो दो नाम काट दिया तो जॉन से अब वो कुछ रिकवर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ए होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा तो क्या यहाँ पे एक्स और बी जो बच गया उसके अगेंस्ट वो सू कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल और कर सकता है। एबल होगा पे करने के लिए, लेकिन यहाँ पीटर पे देखो, यहाँ पे बस इंडोर्सर का लाइबिलिटी डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसको इमीडिएटली जिसने इंडोर्स किया है उससे। अब मान के चलो, इसी एग्जांपल में मान के चलिए
ए ने बी को इंडोर्स किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, ई ने एफ को किया, एफ ने जी को किया। ओके, जी इज द होल्डर, जी इज द होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोर्सर का लाइबिलिटी किसका डिस्चार्ज होगा? एफ का डिस्चार्ज होगा। एफ का डिस्चार्ज कब होगा? जब एफ का रेमेडी जिसके अगेंस्ट है, ई के अगेंस्ट, अगर इसको इसने कैंसल आउट कर दिया तो यहाँ पे इसका लाइबिलिटी जो है एफ का डिस्चार्ज हो जाएगा। और जी क्योंकि होल्डर है तो होल्डर केवल अपने ट्रांसफरर के पास जा सकता है, तो पहले के किसी पार्टी के पास वो जा ही नहीं सकता है ना? केवल वो जो पेमेंट करने वाला है उसके पास जा सकता है, बट बाकी प्रायर पार्टीज के पास नहीं जा सकता है बीइंग अ होल्डर। लेकिन यही अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स होता तो यहाँ पे इसका लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज हो जाता अगर इसने इसका नाम स्ट्राइक आउट कर दिया है तो, बट फिर भी इसके पास अभी भी राइट इनके अगेंस्ट बचा हुआ रहता। वाई? बिकॉज ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, और जिसका नाम स्ट्राइक किया, जैसे ई का नाम स्ट्राइक किया तो एफ का लाइबिलिटी चला गया, तो क्या मतलब अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ई का लाइबिलिटी रहेगा, जिसका नहीं, नाम नो, strike किया? ई का लाइबिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि इंडोर्सर का लाइबिलिटी ही तो डिस्चार्ज यहाँ पे हो रहा है ना, यही तो इंडोर्सर है ना यहाँ पे। नहीं सर, एफ था ना, एफ इंडोर्सर था जी का, तो ओके, एफ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, जी इज द होल्डर, he strike यस out the name of E. Yes, now say what is your question? सर, अब एफ का तो अगर वो होल्डर है तो चला गया, लेकिन अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है जी, तो क्या ई का लाइबिलिटी रहेगा? नहीं रहेगा बिकॉज ये खुद से उसको स्ट्राइक आउट किया ना, कैंसिल कर दिया उसको। तो ई और एफ दोनों का नहीं रहेगा ना, अगर हाँ, होल्डर। ई और एफ दोनों का नहीं रहेगा। ओके ठीक है, सर। ओके। यस सर, गॉट इट। अभी आगे हम लोग जब कैंसलेशन पढ़ेंगे ना तो एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर ये किसी भी पर्सन का कैंसल आउट कर रहा है नेम, तो उसके बाद जितने भी सबसीक्वेंट इंडोर्सर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे एग्जांपल अभी हम बताते हैं, कैंसलेशन में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे मान लिया कि ए बी सी डी एफ जी है, जी इज द करंट होल्डर। जी ने अगर यहाँ पे सी का नाम स्ट्राइक आउट कर दिया तो अब ना सी लाइबल रहेगा, ना डी रहेगा, ना ई रहेगा, ना एफ रहेगा। ठीक है, मतलब जिसका भी नाम आपने स्ट्राइक आउट किया उसके बाद के सबसीक्वेंट कोई भी इंडोर्सर्स का लाइबिलिटी नहीं रहता है। कैंसलेशन का ये इफेक्ट होता है। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, इसको कल के क्लास में हम लोग डिस्चार्ज करेंगे लाइबिलिटी। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।